नमस्कार साथियों, ज्ञानवाणी पर आपका स्वागत है। बाल मनोविज्ञान की आज की कक्षा में हम देखेंगे अगली क्लास अगली क्लास है बाल विकास के आधार। यानी बाल विकास के आधार क्या होंगे? बाल विकास के आधार किस आधार पर बच्चों का विकास होगा, या वो कौन से आधार है या वो कौन से फैक्टर हैं जिनके आधार पर बच्चों का विकास होगा, एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, यानी वे कारक जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या क्या है बाल विकास के आधार? तो आज के टॉपिक में जो हम लेंगे वो है आनुवांशिकता। क्या है? आनुवांशिकता। हेरिडिटी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हेरिडिटी। आज हम देखेंगे कि आनुवंशिकता कैसे बाल विकास को प्रभावित करती है और बाल विकास का आधार कैसे बनती है। इन चीजों को हम आज की क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो आनुवंशिकता क्या है? तो कह रहे हैं कि जन्म से संबंधित विकास जो होता है, जन्म से संबंधित विकास, जन्म से संबंधित विकास जिसके कारण बालक शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना यानी शरीर की कदकाठी व शील गुण प्राप्त करता है, वह आनुवंशिकता कहलाता है। वह आनुवंशिकता कहलाता है। यानी कह रहे हैं अगर जन्म से जो गुण प्राप्त करता है वह आनुवंशिकता के कारण उसे मिलता है। लेकिन वहीं पर कह रहे हैं जन्म से संबंधित विकास जो होता है जिसके कारण बालक शारीरिक संरचना व शील गुण प्राप्त करता है वह आनुवंशिकता कहलाता है। और वहीं पे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वातावरण से जो संबंधित विकास होता है, वातावरण से संबंधित विकास, वातावरण से संबंधित विकास बालक कदकाठी से संबंधित होगा। बालक के कदकाठी का विकास जो होगा वह वातावरण के कारण से होता है। क्षमता तथा व्यवहार का विकास, क्षमता तथा व्यवहार का विकास भी जो है वातावरणीय कारक के कारण होता है। तो वातावरण कारक तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि आनुवंशिकता और वातावरणीय कारक कैसे दोनों अलग अलग चीजें हैं उसको हम जानने के लिए हमने इसकी चर्चा की। वहीं पे वुडवर्थ का कहना है, वुडवर्थ कहते हैं एक पौधे का वंशक्रम
एक पौधे का वंशक्रम उसके बीज में निहित होता है। एक पौधे का वंशक्रम उसके बीज में निहित होता है। यानी उसका वंश कैसे चलेगा, उसके आनुवंशिकी कारण होता है, आनुवंशिकीय कारण होंगे, बीज में निहित होता है। लेकिन वहीं पर उसके पोषण का दायित्व, उसके पोषण का दायित्व जो होता है वह वातावरण पर होता है। उसके पोषण का दायित्व जो है वो वातावरण पर होता है। वातावरण डिसाइड करे कि उसका पोषण कैसे होना चाहिए। अगर किसी पौधे का उदाहरण लिया जाए तो अगला टॉपिक होगा हमारा आनुवंशिकता की अवधारणा। कॉन्सेप्ट, आनुवंशिकता की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। आनुवंशिकता के जनक, यानी आनुवंशिकता के जनक हैं ऑस्ट्रिया के एक पादरी थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके बारे में बता दिया जाए तो आगे अभी हम पढ़ेंगे। इन्होंने मटर पर जो है वह चूहे पर खोज की थी। हाँ, चूहे और मटर को अपने प्रयोग में लिया था, जिसके आधार पर इन्होंने आनुवंशिकता पर शोध कार्य किया था। कह रहे हैं उडवर्थ, उडवर्थ ने कहा है आनुवंशिकता के बारे में। उडवर्थ ने कहा कि आनुवंशिकता उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है। आनुवंशिकता आनुवंशिकता उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है। किन कारकों को सम्मिलित करता है? उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है जो व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय से ही उपस्थित होते हैं। जो व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय से ही उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। समय से, जन्म के समय से उपस्थित होने का तात्पर्य यहाँ पर उडवर्थ ने कहा कि आनुवंशिकता उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है जो व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय से ही उपस्थित होते हैं। जन्म के समय से के तात्पर्य यहाँ पर गर्भाधान, जन्म से के समय से मतलब गर्भाधान जब होता है उसी समय से बच्चों में जो कारक आ जाते हैं वो सारे आनुवंशिकता का निर्धारण करते हैं, कह रहे हैं। यानी जो है वह 9 माह, जन्म के 9 माह पूर्व ही वो सारे कारक सम्मिलित होंगे जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेंगे। कह रहे हैं इसमें जो है, ये जो है आनुवंशिकता जो है शब्द, आनुवंशिकी शब्द जो है, आनुवंशिकी आनुवंशिकी
आनुवंशिकी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द जेन, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जेन, उससे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जेन का अर्थ होता है होना या फिर वृद्धि, वृद्धि करना। जेन का अर्थ होता है होना या वृद्धि करना। तो हमने अभी देखा आनुवंशिकता की अवधारणा यही है कि बच्चों में जो माता पिता के जो गुण आते हैं, शारीरिक गुण या फिर मानसिक गुण, जो भी गुणों का ट्रांसमिशन यानी संचरण होता है, वो जो है आनुवंशिकता के कारण होता है, उसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। आगे हम देखेंगे आनुवंशिकता के नियम, आनुवंशिकता के नियम, आनुवंशिकता लॉ ऑफ हेरिडिटी। आनुवंशिकता के नियम में पहला नियम है बीज कोष की निरंतरता का नियम। बीज कोष की निरंतरता का नियम। इसके प्रतिपादक हैं, इसके प्रतिपादक बीजमैन को कहा जाता है। बीजमैन जो है इसके प्रतिपादक हैं। बीज कोष की निरंतरता के नियम में कहा गया है कि बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। यानी अगर माता पिता ने ट्रांसफर किया बीज कोष बालक को, फिर बालक अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देगा बीज कोष को। यानी बीज कोष जब यहाँ से चल रहा है तो हर पीढ़ी जो है बीज कोष का संरक्षण ही कर रही है। वो जब बीज कोष माता पिता ने बीज कोष ट्रांसफर कर दिया बालक को, बालक ने संरक्षित किया, वो अपनी अगली पीढ़ी को दिया, फिर इसी प्रकार से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता चला गया, पीढ़ी दर पीढ़ी चला गया जो है। तो बीजमैन ने ऐसा कहा, लेकिन इसका विरोध हुआ, लोगों ने माना नहीं, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कह रहे हैं कि बीएन झा थे, बीएन झा ने कहा कि इस प्रकार से तो बालक यानी माता पिता जन्मदाता ना हो करके बीज कोष के संरक्षक ही होते हैं। केवल क्या होकर वे केवल बीज कोष के संरक्षक होते हैं, संरक्षक मात्र की श्रेणी में रह जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। यह एक बैंक की तरह होंगे, जो है कि एक बैंक से निकल कर दूसरी बैंक में रख दिया जाता है। ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगला नियम है, इस प्रकार से इनका जो है बीज कोष का नियम जो है वह पूरी तरह से मान्य नहीं हुआ। अगला नियम समानता का नियम।
बेटा चाबी यहाँ नहीं है। समानता का नियम ये कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं, जैसे माता पिता होते हैं, उसी प्रकार से वैसे उनकी संतान ही भी होती हैं, वैसे उनकी संतान भी होती हैं, वैसे उनकी संतान भी होती हैं। कह रहे हैं जैसे उनके माता पिता होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर बुद्धिमान माता पिता हैं, बुद्धिमान माता पिता हैं तो बुद्धिमान बालक होगा, बुद्धिमान बालक होगा। और अगर मूर्ख या कम बुद्धि वाले माता पिता हैं तो उनकी संतान जो होंगी वो मूर्ख या कम बुद्धि वाली संतान ही होंगी। जबकि ऐसा नहीं है, कई वैज्ञानिकों ने इस नियम का भी विरोध किया, कहा कि कई बार होता है कि काले काले माता पिता की गोरी संतान हो जाती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, गोरी संतान होती हैं, या गोरी माता पिता की काली संतान हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे माता पिता है वैसे ही उनकी संतान होती है। उन्होंने कई सारे उदाहरण लिए जो है ऐसा नहीं है, इन्होंने इस नियम का खंडन किया। अगला नियम फिर आया विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम, विभिन्नता के नियम में क्या कहा गया? विभिन्नता का नियम जो है इसके प्रतिपादक पहले जान लीजिए। प्रतिपादक थे जो है डार्विन, डार्विन एवं लैमार्क। सॉरी, लैमार्क। इन्होंने इस नियम में कहा गया, इस नियम में कहा गया कि बालक जो है अपने माता पिता के समान न हो करके, बच्चा जो है अपने माता पिता के समान न हो करके बिल्कुल भिन्न होता है। बालक माता पिता के समान न हो करके बिल्कुल भिन्न होता है, या कुछ भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न नहीं कहा जा सकता है। भिन्न होता है, कह रहे हैं जैसे रंग, स्वभाव, रंग में भिन्नता, स्वभाव थोड़ा बहुत अलग हो जाता है माता पिता का, या फिर कह रहे हैं कद काठी में भिन्नता आ जाती है, कद काठी में भिन्नता आ जाती है, मानसिक योग्यता में भिन्नता आ जाती है, मानसिक योग्यता में भिन्नता आती है। तो उन्होंने कहा कि भिन्न होते हैं, मानसिक योग्यता में भिन्नता आ जाती है। अगला नियम, जैसे इसके उदाहरण में अगर आप देखते हैं, इन्होंने कहा कि मतलब विभिन्नता होती है। अगला नियम है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम
प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन के नियम के अनुसार कह रहे हैं कि बालक में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। उल्टा, विपरीत गुण पाए जाते हैं। माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। कहते हैं जो है कि जैसे बहुत प्रतिभाशाली माता पिता हैं, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता हैं, बच्चे कई बार उनके मूर्ख होते हैं, मूर्ख बच्चे होते हैं, मूर्ख बालक होते हैं, उनके मूर्ख संतान होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि बाबर, अकबर, महात्मा गांधी, की संतानें जो है, जितना बुद्धिमान ये लोग थे उनकी संतानें इतनी बुद्धिमान नहीं थी। प्रत्यागमन के नियम के हिसाब से इन्होंने कहा। अगला नियम है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि माता पिता ने अपने जीवन काल में जो गुण हासिल किया है या प्राप्त किया है, वे गुण जो है, वे गुण उनकी संतानों में नहीं होंगे। उन्होंने जो गुण अपनी जीवन में हासिल किया है, प्राप्त किया है, वो जो है शामिल उनकी संतानों में नहीं होंगे। इसे अस्वीकार किया लैमार्क ने, अस्वीकार कर दिया। किसने? लैमार्क द्वारा। उन्होंने इसका रीजन दिया। रीजन के लिए उदाहरण आप देख सकते हैं। रीजन में उदाहरण दिया कि जिराफ की गर्दन पहले घोड़े के गर्दन की तरह होती थी, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे प्रयास करते करते जो है ये ऊपर की पत्तियों की, पेड़ों को पत्तियों खाने का प्रयास करने के कारण इनकी गर्दन लंबी होती गई, जिसके कारण जो है जिराफ की गर्दन, फिर जिराफ के बच्चों की भी गर्दन लंबी हुई। जब नए बच्चे आए तो उनके संतानों की, तो इस प्रकार से कहा सकता है कि इन्होंने जो नियम दिया था अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, वह जो है पूरी तरह से सही नहीं सिद्ध हुआ। अगला नियम है मेंडल का नियम। मेंडल को ही आनुवंशिकता का जनक कहा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम, मेंडल ने जो नियम दिया, उन्होंने कहा, मेंडल ने पहली बात तो चूहों और मटर पर प्रयोग किया था। चूहों और मटर पर प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल जो पादरी थे ऑस्ट्रिया के, वही जो है उन्हीं के बारे में कहा गया है। मेंडल ने कहा कि वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं, वर्ण संकर, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड बीज होते हैं, वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं, वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य, अपने मौलिक यानी मेन मौलिक या सामान्य
रूप की ओर अग्रसर होती हैं, रूप की ओर अग्रसर होती हैं। अग्रसर होती हैं। इन्होंने कहा कि वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं धीरे धीरे जो जो संकर है, वह जरूरी नहीं है कि वही अपने गुण ही जो संकर प्रजाति के वस्तुएं या बीज होंगे, वे जो है धीरे धीरे अपने मूल रूप की ओर अग्रसर हो जाते हैं, वो अपने मूल रूप पर पहुंच जाते हैं। वो अपने उस सुसंकर रूप को मेंटेन या नहीं रख पाएंगे, वो धीरे धीरे अपने मूल रूप पे चले जाएंगे। अगला नियम है संयोग का नियम। संयोग का नियम। संयोग का नियम कह रहे हैं वंशाक्रम में कभी भी सत्य की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। वंशानुक्रम में वंशानुक्रम में वंशानुक्रम में कभी भी सत्य की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। इनके कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी संयोग यानी कुछ भी हो सकता है वंशानुक्रम में, वही गुण आ सकते हैं माता पिता के, बदल भी सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो संयोग का नियम ये है। चयनित गुणों का नियम। चयनित गुणों का नियम। चयनित गुणों का नियम कह रहे हैं केवल कुछ गुणों में ही वंश परंपरा होती है। केवल कुछ गुणों में ही वंश परंपरा होती है। कुछ ही गुण हैं जो आगे बढ़ते जाते हैं, तो चयनित गुणों का नियम से कहा जाता है। कुछ गुण हैं जो इस पीढ़ी से उस पीढ़ी में आसानी से ट्रांसफर होते जाते हैं। अगला टॉपिक है आनुवांशिकता की प्रक्रिया। आनुवांशिकता की प्रक्रिया। आनुवांशिकता की प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या है, यह मुख्य रूप से जीव विज्ञान यानी जो बायो पढ़े होंगे वो अच्छे समझ पाएंगे, आगे सबको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। प्रक्रिया क्या है आनुवांशिकता की, उसको समझते हैं। तो कह रहे हैं मानव शरीर में जो है वह कोशिका होती है। एक हम सांकेतिक चित्र बना रहे हैं कोशिका का। कई सारी कोशिकाएं होती हैं मानव शरीर में। हर कोशिका में एक केंद्रक होता है और उसी केंद्रक में छड़ीनुमा आकार की क्या होते हैं, ये मान लीजिए ये कोशिका है और कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। हर कोशिका में केंद्रक होता है और एक कोशिका में एक केंद्रक होता है और शरीर में जो है असंख्य कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर छड़ीनुमा से हम गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है इसे ही हम अंग्रेजी में क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो इनकी संख्या जो होती है वो शरीर में
प्रत्येक शरीर में जो है 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 होती है इनकी संख्या। कितनी संख्या होती है? 46 होती है। लेकिन कुछ कोशिकाएं होती हैं जनन कोशिका। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? जनन कोशिका। जनन कोशिका यानी जो मतलब रिप्रोडक्शन में भाग लेती है, जनन कोशिकाएं। तो जनन कोशिकाओं में केवल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, केवल 23 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? केवल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं जनन कोशिकाओं में। तो इतने ही गुणसूत्र पुरुष में होंगे, इतने ही गुणसूत्र महिला में होंगे। तो इस प्रकार से जब 23 गुणसूत्र महिला और पुरुष के मिलते हैं तो फिर से 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े गुणसूत्र बन जाते हैं। जब जो है नए बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी वो जो है हो जाते हैं। फिर अब इसकी हम प्रक्रिया को देखेंगे। अब हम एक तरफ पिता की बात की जाए, एक तरफ माता की बात की जाए, तो पिता में जो गुणसूत्र होते हैं वो यक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और माता में यक्स यक्स। ये प्रकार हैं गुणसूत्रों के। तो यक्स वाई गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं माता पिता में, और माता में जो है यक्स यक्स गुणसूत्र होते हैं। कौन कौन से? यक्स यक्स। तो जब जो है निषेचन होता है, निषेचन के दौरान जब क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं, यानी जब क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं अगर पिता का वाई क्रोमोसोम्स जाता है, मां से तो एक्स ही क्रोमोसोम्स आएगा, तो वह एक्स वाई यानी बालक का जन्म होगा। अगर हमने देखा कि पिता में जो है इन पुरुषों में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, और वहीं पे अगर एक्स और माता का भी एक्स आता है तो बालिका का जन्म होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संतान हमारी बालक होगी या बालिका होगी, इसका जिम्मेदार हमारा पिता होता है, न कि माता होता है। आमतौर पर समाज में इसके लिए माँ को दोष दिया जाता है, लेकिन वास्तव में जो है जिम्मेदार जो होते हैं वो पिता होते हैं, क्योंकि पिता का ही क्रोमोसोम्स एक्स वाई होता है, उसमें से वाई क्रोमोसोम्स अगर जाता है निषेचन के दौरान तो जो है वह माता से यक्स ही आएगा, तो वो बालक होगा, और यक्स क्रोमोसोम जाता है तो वह बालिका होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या प्रक्रिया है आनुवंशिकता की, कैसे जो है आनुवंशिकता आगे बढ़ती है, इसके बारे में हमने देखा। आप लोग भी इसको अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे हम आनुवंशिकता का प्रभाव। अगला टॉपिक हमारा होगा आनुवंशिकता। इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। क्या प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का? तो आनुवंशिकता का प्रभाव बालक कद, काठी, ठीक है, शारीरिक गठन, वृद्धि, इन सब चीजों को आनुवंशिकता प्रभावित करती है। अगर माता पिता की कद काठी अच्छी है तो बच्चे की कद काठी अच्छी होने की संभावना अधिक होती है। शारीरिक गठन भी अच्छा होता है, बच्चे की वृद्धि भी अच्छी होती है। इन सारी चीजों का फर्क पड़ता है। मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है आनुवंशिकता से। कुशाग्र मानसिक क्षमता,
कुशाग्र माता पिता की संतान में अक्सर कुशाग्र बुद्धि की होती है, संभावना अधिक होती है, यह हम कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है मानसिक क्षमता। कार्ल पियर्सन कहते हैं, कार्ल पियर्सन के अनुसार यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक, माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो बालक की लंबाई भी कम या अधिक होगी। बालक की कहीं ना कहीं फर्क डलता है, कम या अधिक होगी। फिर कह रहे हैं अगला प्रभाव क्या है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं प्रभाव के ही संबंध में। थॉर्नडाइक का मत है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण, बालक की जो मूल शक्तियां होंगी, मूल शक्तियों का प्रधान कारण वंशानुक्रमण ही है, वंशानुक्रम ही है। कह रहे हैं बालक के, फिर अगला हमारा टॉप पॉइंट है बालक के आनुवांशिक गुण, आनुवांशिक गुण जो होते हैं बालक की वृद्धि पर भी प्रभाव डालते हैं। बालक की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। बालक के आनुवंशिक गुण जो होते हैं बालक की वृद्धि पर भी प्रभाव डालते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर कह रहे हैं बालक के इम्पोर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है जो है बालक के आनुवंशिक गुण ही, आनुवंशिक गुण के कारण बालक में कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं, बालक में कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कई बीमारियां हैं जो आनुवंशिकता के कारण होती हैं, जैसे सफेद दाग, मधुमेह यानी डायबिटीज जो आजकल बहुत प्रचलन में है, ठीक है, हाई बीपी, लो बीपी की समस्याएं भी जो है आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिकता के कारण होती हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, कई सारी बीमारियां जो है वो आनुवंशिक कारण से हम प्रभावित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।